हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोमित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके आ रहा हूँ। और इसमें मैं आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डेफिनेशन किस क्रम में दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो एक्ट नंबर है वो है 47 ऑफ 2023, यानी कि वर्ष 2023 का ये 47th नंबर का एक्ट है जो कानून बना था। और उससे पहले यदि हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तो उसका एक्ट था एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। और यदि हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की तो उसका जो एक्ट नंबर है वो है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। लेकिन यदि हम स्पेशली अभी बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की तो हमें यह देखना है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी वो किस डेट को मिली थी। तो लिखा है कि द बीएसए रिसीव भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन 25th December 2023 एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st July 2024। और यदि हम इसके प्रिम्बल को देखें, उद्देशिका को देखें, देखिए इस बात को आप जान लीजिएगा कि जब भी कोई नया एक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो जनरली किसी भी एक्ट को आप देखें तो उसमें एक प्रिम्बल होता है। और प्रिम्बल यानी कि हमें प्रिम्बल पढ़ने से ये पता चलता है कि जो हमारे लॉ मेकर्स थे वो उस एक्ट को बना के उसको इंट्रोड्यूस करके क्या अचीव करना चाहते थे, यानी कि उस एक्ट को लाने के पीछे उनका क्या ऑब्जेक्ट था। ऐसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी एक प्रिम्बल दिया हुआ है जिसमें हमें समझने में मदद मिलती है कि हमारे लॉ मेकर्स इसे इंट्रोड्यूस करके क्या अचीव करना चाहते थे, उनका क्या ऑब्जेक्ट था। और प्रिम्बल में लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है समेकित करना, एंड टू प्रोवाइड यानी कि उपबंध करना। An act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial, यानी कि निष्पक्ष विचारण के लिए जो साक्ष्य हैं उसके जो सामान्य नियम और सिद्धांत हैं उनको समेकित करने के लिए और उनका उपबंध करने के लिए ही हमारे लॉ मेकर्स ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमें ये जानना है कि पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसमें कुल मिला के कितने सेक्शंस हैं। तो द बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज डिवाइडेड इनटू 170 सेक्शंस एंड 12 चैप्टर्स। देखिए, जो ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसमें कुल मिला के 11 चैप्टर्स थे और ओवरऑल 167 सेक्शंस थे। लेकिन इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम बात करें तो इसमें एक चैप्टर और एड ऑन हो चुका है, यानी कि अब 12 चैप्टर हो गए हैं। और यदि हम कुल सेक्शंस की बात करें तो ये 167 से बढ़ के कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 170। जब हम इसके सेक्शन 1 की बात करते हैं तो जनरली आप सेक्शन 1 को देखेंगे तो इसमें जनरली शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एनफोर्समेंट बताया जाता है। तो यदि हम सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो उसमें सीधे सीधे लिखा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी कि यह जो अधिनियम है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। अब हमें ये देखना है, जब हम इसके सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 को देखते हैं तो हमें ये देखना है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये कहाँ अप्लाई होता है। तो लिखा है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, यानी कि ये कह रहा है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष जिसमें सेना न्यायालय भी आती है तो उन ऐसे न्यायालयों में या ऐसे न्यायालय के समक्ष जितनी भी न्यायिक कार्यवाही हो रही हैं तो क्या उन न्यायिक कार्यवाहियों में क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? यस, बिल्कुल लागू होता है। तो इस बात को आप अच्छे से जान लीजिएगा कि जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। लेकिन अब जरा इस बात को भी आप जान लेना कि चाहे कोई भी न्यायालय की बात करें और इसमें अब चाहे कोई सेना न्यायालय भी हो, ऐसे न्यायालय में या उसके समक्ष जो भी न्यायिक कार्रवाई होती हैं उसमें हमारा भारतीय साक्ष्य यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। लेकिन अब इसमें 2 एक्सेप्शन हैं जिन पे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। लिखा है बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, यानी कि लेकिन किसी भी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया गया शपथ पत्रों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। और साथ ही साथ
नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यानी कि मध्यस्थों के समक्ष होने वाली कार्रवाई पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। लेकिन यदि आप देखें ओल्ड भारतीय साक्ष्य यानी कि ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को आप देखते हैं तो जनरली उसमें भी यही बात लिखी हुई थी सेक्शन 1 में। लेकिन यहां पर यदि हम बीएससी की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है, थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले क्या था, पहले ये वाली बात तो वहां पर भी लिखी हुई थी कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। लेकिन जब हम कोर्ट मार्शल की बात कर रहे थे, सेना न्यायालय की बात कर रहे थे ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, तो वहां पर भी कोर्ट मार्शल या सेना न्यायालय के समक्ष जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती थी उनमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू होता था। लेकिन उसमें कोर्ट मार्शल की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें कुछ एक्सेप्शन थे। वो एक्सेप्शन ये थे कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो कोर्ट मार्शल्स के सामने होने वाली जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लागू तो होता था, लेकिन ऐसे कोर्ट मार्शल के सामने होने वाले जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लागू नहीं होता था विच आर कन्वेंट अंडर आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट। यानी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सेना न्यायालय पे लागू तो होता था, लेकिन ऐसे सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल्स पे लागू नहीं होता था जो आर्मी एक्ट, द नेवी डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट या द एयरफोर्स एक्ट के थ्रू जो कोर्ट मार्शल स्टैब्लिश्ड होते थे उनके समक्ष होने वाली जुडिशियल प्रोसीडिंग पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता था। लेकिन अब जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं, अब वो कोई भी कोर्ट मार्शल हो, चाहे इन एक्ट के थ्रू वो स्टैब्लिश हुए हों या नहीं हुए हों, अब कोई भी कोर्ट मार्शल है, सेना न्यायालय हैं, उनके समक्ष होने वाले जुडिशियल प्रोसीडिंग में अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। तो ये अंतर प्रीवियस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो इन एक्ट्स के थ्रू यदि कोर्ट मार्शल एस्टैब्लिश होते थे तो उनमें इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता था। लेकिन अब भले ही इन एक्ट्स के थ्रू हमारा कोई कोर्ट मार्शल एस्टैब्लिश हुआ हो, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। और उसके बाद जब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अब तक क्या था कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें तो उसमें जो डेफिनेशन क्लॉज था वो था सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में। लेकिन अब क्या किया यहां पर, हमारा जो भी डेफिनेशन क्लॉज है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 में दे दिया और वो भी अल्फाबेटिकली दे दिया गया है। तो ये तो बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, जो डेफिनेशन क्लॉज है वो अब अल्फाबेटिकली दे दिया गया है। तो समझते हैं कि सेक्शन 2 को भी हमने 2 सबसेक्शन में डिवाइड किया है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। और जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 देखते हैं तो लगभग सारी डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पर हैं, जिसमें 12 डेफिनेशन दी गई हैं ए से लेके एल तक। और जान लेते हैं कि इनमें जो डेफिनेशन का क्रम दे रखा है वो कैसे कैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है कोर्ट की यानी कि न्यायालय की, और इसको जगह दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में, यानी कि पहली डेफिनेशन ए में आपको देखने को मिलेगी कोर्ट। इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि बिल्कुल अल्फाबेटिकली चलेगी जो डेफिनेशन है। और उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरी डेफिनेशन आती है कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चयात्मक सबूत की, जो पहले सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में थी। अब यहां पर दूसरी डेफिनेशन है कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चयात्मक सबूत की। तीसरी डेफिनेशन आ रही है आपकी डिस्प्रूव्ड। चौथी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी डॉक्यूमेंट। फिर है यानी कि ए में आपको देखेगा कोर्ट, बी में आप देखेंगे कंक्लूसिव प्रूफ, सी में आप देखेंगे डिस्प्रूव्ड, और उसके बाद आ रही है आपकी डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहां है, सेक्शन 2(1)(d) में। इसके बाद ई फॉर एविडेंस, और ये आपकी 5th डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी ई में। इसके बाद आ रही है फैक्ट। तो ये 6 डेफिनेशन आप लाइन से देख सकते हैं। पहली डेफिनेशन किसकी है, कोर्ट की है, और फिर आ रही है आपकी कंक्लूसिव प्रूफ। फिर आप देखेंगे डिस्प्रूव्ड, डॉक्यूमेंट, एफ फॉर एविडेंस, एफ फॉर फैक्ट। तो ये 6 डेफिनेशन आपको यहां देखने को मिल रही है। उसके बाद जो 7th डेफिनेशन आप देखेंगे वो है फैक्ट इन इशू यानी कि विवादित तथ्य की, जो दे रखी है सेक्शन 2(1)(g) में। इसके बाद मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा, ये भी पहले डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 में थी। फिर नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड, रेलेवेंट और शैल प्रिज्यूम।
तो ये 12 डेफिनेशन दी गई हैं जो मैंने सीरियल वाइज लिखी है, यानी कि 2-1 के ABCDEF GHIJKL। तो यहां पर जनरली ये डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है। तो अब इस बात को भी जानेंगे कि यदि हम इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 को पढ़ते हैं तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि यहां पर इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो भी एक्सप्रेशन या जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं, और यहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो टर्म्स या एक्सप्रेशन यूज तो किए गए हैं, लेकिन उनको यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो उसका क्या सेंस होगा, उसका क्या अर्थ निकालें। तो ये कह रहे हैं कि वो टर्म्स या वो एक्सप्रेशन जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक्सप्रेस तो किया गया है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है, तो इनका वही डेफिनेशन होगा, उनका वही अर्थ होगा, वही मीनिंग होगा जो यदि ये टर्म्स या एक्सप्रेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में या भारतीय न्याय संहिता 2023 में या जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसमें यदि ये टर्म्स और एक्सप्रेशन डिफाइन कर रखे हैं तो यहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वही डेफिनेशन, वही मीनिंग माना जाएगा। तो ये बात हमें देखने को मिलती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। तो देखिए इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यदि हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन क्लॉज से आ सकता है। जैसा मैंने बताया कि इसमें 12 डेफिनेशन दे रखी हैं जो ए से लेकर आपका एल तक जा रहा है, ये आप देख लीजिएगा और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन किस सेक्शन के किस क्लॉज में है, ये आपको पता होना चाहिए। और जनरली मेंस के लिए भी आप इन डेफिनेशंस को एज इट इज याद कीजिएगा, यानी कि इन मामलों में आपको ब्रेक को अच्छे से फोकस करना है। तो आज के लिए हम यहीं तक बात करेंगे, फिर अगले लेक्चर में फिर आपसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।